हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया? आ गए सब लोग? आ तो गए लग रहा है। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। चलो कोई बात नहीं। क्लास शुरू की जाए। पहले ये बताओ, नहा के आए हो? हम्म? नहीं नहा के आए? नहा लिया करो। सर्दी है तो क्या, नहा लिया करो। ठीक है, चलो। सर नहाए। तो बदबू क्यों आ रही है? ब्रश नहीं किए हो? चलो देखते हैं। अब क्या सर? सब किए हो? ओके, ठीक है। तो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स शुरू किया था, है ना? थर्मोडायनेमिक्स शुरू किया था, उसमें अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? तो हमने बात करी थी सबसे पहले कि आखिरकार थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो हीट और वर्क के रिलेशन को पढ़ते हैं हम इस चैप्टर में। हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के बारे में बात की थी कि 3 तरीके के सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स की बात की थी। फिर हम लोगों ने कुछ और टेक्निकल बातें करते हुए, जैसे कि आपका स्टेट फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, ये बात करते हुए हम लोग पहुंचे थे अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस जो कि हो सकते हैं। उसमें हम लोगों ने अभी तक सिर्फ 3 ही प्रोसेस देखे हैं। कौन कौन से? आइसोथर्मल देखा है, बारिक। आइसोबारिक और आइसोकोरिक। कोरिक। आइसोथर्मल में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट था और आइसोकोरिक में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट था। इन सभी प्रोसेसेस में आपने वर्क डन भी देखा था कि आइसोथर्मल में वर्क डन का फॉर्मूला लास्ट में लिखता हूं। जब आइसोबारिक प्रोसेस है तो वर्क डन था W इज इक्वल टू P डेल्टा V, और क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था इट इज ऑल्सो इक्वल टू N R डेल्टा T। आइसोक्रोरिक में कोई वर्क डन नहीं होता है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। वैसे वर्क डन के लिए फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या है? dW इज इक्वल टू P dV। और आइसोथर्मल के लिए आपके वर्क डन का फॉर्मूला था W इज इक्वल टू nRT ln V2 बाय V1। नाउ मैं ये सारे जो फॉर्मूले लिख रहा हूं, दिस इज फॉर वर्क डन बाय गैस। अगर आप केमिस्ट्री में इन्हीं प्रोसेस के फॉर्मूले देखोगे तो यू विल फाइंड कि सबके आगे एक माइनस लगा हुआ है, या यहाँ पे लिखा होता है nRT ln V1 बाय V2, यहाँ पे लिखा होता है माइनस nR डेल्टा टी। जीरो क्या कहते, क्या ही माइनस लगाएंगे। तो ये आपके केमिस्ट्री में फॉर्मूले सबके साथ नेगेटिव साइन लगा होता है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में जब W लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वर्क डन ऑन द गैस। यहां ये W क्या है? वर्क डन बाय द गैस। ओके, देखो आंसर फिजिक्स में और केमिस्ट्री में सेम ही आएगा कुछ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो दुनिया अलग तरीके से बिहेव करेगी, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो दुनिया अलग तरीके से बिहेव करेगी। बस हमारे साइन कन्वेंशन उल्टे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है भैया। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम लोग हमने वर्क डन के फॉर्मूले देख लिए थे, और हमने इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जिसमें हमने पिस्टन के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया था, है सर ना? हाँ बेटा। सर पिस्टन का जो क्वेश्चन था सर, एक बार समझा देंगे और एक बार एक्सप्लेन। ठीक, देखो ये था वो क्वेश्चन जिसमें कहा गया था कि सराउंडिंग का टेम्परेचर T है और ये वॉल्स कंडक्टिंग है। सबसे पहली चीज ये कही गई थी, मतलब कि अंदर का टेम्परेचर, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर T कांस्टेंट है और क्योंकि ये वॉल्स कंडक्टिंग है इसलिए अंदर का टेम्परेचर भी T रहेगा जो कि कांस्टेंट रहेगा। सबसे पहली बात इसलिए आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल। जब भी ये गैस एक्सपैंड करेगा तो आपका प्रोसेस हो जाएगा आइसोथर्मल। नाउ दूसरी चीज दी गई है कि इनिशियली ये इक्विलिब्रियम में था पिस्टन को हमने मासलेस माना है, और ये पिस्टन इनिशियली इक्विलिब्रियम में था। अगर इक्विलिब्रियम में था तो मतलब कि अंदर का प्रेशर P इनिशियल और बाहर का प्रेशर P नॉट सेम था। P इनिशियल इज इक्वल टू P नॉट विच इज इक्वल टू P ATM बेसिकली। बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर एज्यूम करता हूं तो उस P ATM को ही मैंने P नॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम था, तभी ये पिस्टन रेस्ट पे था। ओके, कहा है कि इनिशियली जो भी वॉल्यूम था, लेट्स से इनिशियली वॉल्यूम V
इनिशियल इज इक्वल टू वी नॉट था, तो यहाँ से ये पिस्टन एक्सपैंड होके डबल वॉल्यूम तक चला गया है। ये जो पिस्टन जब यहाँ से मूव किया तो ये टोटल वॉल्यूम जो था वो 2v नॉट हो गया, मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है डेल्टा वी कितना है, ये भी वी नॉट ही है। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है, डेल्टा वी भी वी नॉट ही है। कहा है कि ये जब ये एक्सपेंशन हो रहा था तो क्यों हो रहा था, क्योंकि हम लोग बाहर से कोई फोर्स लगा रहे थे, एफ एक्सटर्नल। अब ध्यान दो, ये जो मैंने पी नॉट यहाँ बाहर बनाया था वो गलती से अंदर चला गया है, ये बाहर का प्रेशर पी नॉट है, ये अंदर का प्रेशर पी नॉट नहीं है, गलती से अंदर नहीं गया क्योंकि एक्सपेंशन हुआ इसलिए पी नॉट लिखा हुआ अपने आप अंदर चला गया, तो बाहर का प्रेशर पी नॉट है। उसके अलावा हम लोग इसको खींच के एक्सपैंड करा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, पहले से इक्विलिब्रियम में था, अपने आप तो एक्सपैंड होगा नहीं, पकड़ के खींचा है तब जाके एक्सपैंड हुआ है, जैसे पिचकारी वाला केस बताया था मैंने आपको। तो हमसे पूछा गया बताओ इसके द्वारा वर्क डन कितना होगा। हमने कहा कि इसके द्वारा जो भी वर्क डन होगा उसको निकालने के लिए, क्योंकि वर्क ये पिस्टन के ऊपर कर रहा है, मैं पिस्टन के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करूंगा। तो मैंने बोला वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैं पिस्टन पे अप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा पिस्टन पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है। तो पिस्टन पे फोर्स लगा रहा है गैस, तो वर्क डन बाय गैस होगा, प्लस कौन फोर्स लगा रहा है सराउंडिंग, तो वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा। ये सारा वर्क मिलाकर दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। और क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि स्लोली है, कहीं तो लिखा होता स्लोली, मालूम नहीं कहाँ लिखा था, तो इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है तो मुझे वर्क डन बाय गैस और वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है। So this means that work done by external force is equal to minus times work done by gas minus work done by atmospheric pressure. ओके भाई, तो माइनस टाइम्स वर्क डन बाय गैस ना, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, nRT ln V final by V initial. Now V final is 2V naught, initial volume is V naught, तो ln 2V naught by V naught, ठीक है, माइनस वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगातार अंदर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, तो वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा, माइनस पी नॉट डेल्टा वी, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट वर्क हुआ है, राइट। तो दिस इज इक्वल टू पी नॉट डेल्टा वी माइनस एन आर टी एल एन 2। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। अब सवाल ये उठता है कि पी नॉट डेल्टा वी मैं कहां से निकालूं। तो इसके लिए आपको दे रखा है इनिशियल इक्विलिब्रियम सिचुएशन, इनिशियल इक्विलिब्रियम का हम यूज करेंगे। मुझे ये क्यों निकालने की इच्छा है, क्योंकि ना तो मुझे पी नॉट दिया गया है ना मेरे को डेल्टा वी दिया गया है। डेल्टा वी बेसिकली वी नॉट है, चलो अच्छी बात है, मैं काम करता हूं डेल्टा वी की जगह वी नॉट कर ही देता हूं। तो ये पी नॉट, ना तो मुझे इनिशियल प्रेशर दिया गया, ना मुझे इनिशियल वॉल्यूम दिया गया, ना मेरे को पी नॉट दिया गया, ना मुझे वी नॉट दिया गया, ओके। बट मुझे ये पता है कि अंदर का जो इनिशियल प्रेशर था वो पी नॉट के बराबर था। क्यों पता है ये, क्योंकि कहा गया था इनिशियली हमारा पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल था। तो इनिशियली क्योंकि प्रेशर पी नॉट था और वॉल्यूम वी नॉट था, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी। सो ये वैल्यू जब मैं यहां डाल दूंगा तो मुझे मिलेगा कि दिस मीन्स दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एन आर टी इंटू 1 माइनस एल एन 2। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में करा चुका हूं, इसलिए मैंने दोबारा पढ़ा नहीं, मेरे को याद था क्वेश्चन क्या था, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। इसके अलावा हम सारे वर्क डन के फॉर्मूले वगैरह देख चुके थे, छोटी मोटी चीजें हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट इसका देख चुके थे, ओके। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। याद है क्वेश्चन में होमवर्क में दिया था मैंने,
ये थोड़ा डायग्राम साइड में हो गया और वो सेव नहीं हुआ, कल मैंने बीच में किया था पर सेव नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इस साइड कुछ है नहीं, बस कंटेनर की वॉल है दूसरी। अरे यार एक मिनट रुक जाओ। ओके, तो क्वेश्चन क्या था अगला वाला? अगला वाला क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल सा है, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, इसलिए सिंपल है और कुछ खास इसमें नया कॉन्सेप्चुअली पार्ट नहीं आने वाला। क्या है ये? अ नॉन कंडक्टिंग पिस्टन ऑफ मास m। चलो भैया, सबसे पहले तो इसमें पिस्टन का मास दे दिया इस बार, जो कि पिछली बार मासलेस था। या मास होता भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा था, उसके हाइट में कोई चेंज नहीं आ रहा था। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, चलो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है ए, बहुत बढ़िया बात है। इज प्लेस्ड ऑन ए नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर एज शोन इन फिगर। टेम्परेचर, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड हाइट ऑफ पिस्टन आर टी, के एंड एच। अंदर का टेम्परेचर टी है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और इनिशियली जो हाइट है ये एच है। बहुत बढ़िया बात है। इनिशियली द स्प्रिंग इज इन रिलैक्स पोजीशन, मतलब इनिशियली जो एक्स नॉट था इस स्प्रिंग में वो जीरो था, मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। बहुत बढ़िया बात है। एंड द पिस्टन इज एट रेस्ट, पिस्टन रेस्ट पे मतलब इक्विलिब्रियम में है। ठीक है भैया, तो अंदर का प्रेशर मैं मान लेता हूं P इनिशियल, बाहर का प्रेशर P नॉट मान लेता हूं, या अंदर का प्रेशर P1 मान लेता हूं, इनिशियल प्रेशर को P1 मान लेता हूं, बाहर के प्रेशर को P नॉट मान लेता हूं। इनिशियल स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड एंड पिस्टन इज एट रेस्ट। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है, ओके। इनिशियल, इसका जो इनिशियल वॉल्यूम था V1, क्या मैं उसको एरिया इंटू हाइट लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मेरे से सबसे पहले पूछा गया नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। अब ध्यान दीजिए, मेरे को V इनिशियल पता है, मेरे को टेम्परेचर पता है, मेरे को, या इसको T1 ही कहता हूँ, अच्छा टेम्परेचर T दे रखा है तो T ही बोलेंगे, उसे T1 इज इक्वल टू टी है, ऐसे बोलो, T1 इज इक्वल टू टी दे रखा है, तो मुझे T1 पता ही है। मैं अगर यहाँ पर P1 निकाल लूँ तो PV इज इक्वल टू NRT यूज करके मैं N निकाल सकता हूँ, राइट? N कितना होता है? P1 V1 बाय R T1। ओके, तो बट मुझे यहाँ पे P1 नहीं पता, तो P1 निकालना बहुत आसान है। क्या? देखो भैया, P नॉट इंटू एरिया प्लस mg इज द डाउनवर्ड फोर्स ऑन दिस पिस्टन। ऊपर से P नॉट इंटू एरिया एटमॉस्फेयर अप्लाई कर रहा है, और नीचे से आपका सॉरी, उसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें नीचे की तरफ mg लग रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए अंदर का प्रेशर P1 लग रहा है, तो P नॉट इंटू एरिया प्लस mg इज इक्वल टू P1 इंटू एरिया। दिस इंप्लाइज P1 इज इक्वल टू P नॉट प्लस mg बाय एरिया। ये डायरेक्टली कर लेना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए कि कैसे निकालते हैं ये। P1 इज इक्वल टू P नॉट प्लस इस वेट का प्रेशर mg बाय एरिया। ठीक है भैया, तो अब मैं ये वैल्यू P1 यहाँ डाल दूंगा तो मुझे N मिल जाएगा, तो दिस इंप्लाइज N इज इक्वल टू क्या हो गया? P नॉट आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ध्यान रखना, तो P नॉट प्लस mg बाय एरिया इंटू V1 इज AH अपॉन RT। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। Second part, work done by gas to displace the piston by a distance d when the gas is heated slowly। बोला है कि वर्क डन बाय गैस निकालिए जब पिस्टन को, जब इसने पिस्टन को डिस्प्लेस किया ऊपर की तरफ बाय डिस्टेंस डी। ओके भैया, स्लोली बोला है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट कैंसिल हो गया। सेकंड पार्ट में हम बोलेंगे वर्क डन बाय गैस। अगर मैं पिस्टन के बारे में का ही बात करूं, पिस्टन के ऊपर ही मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन पिस्टन यूज करूं। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि और करने के लिए है क्या, गैस जो है पिस्टन के ऊपर वर्क कर रही है, बाहर से एटमॉस्फेयर भी पिस्टन के ऊपर वर्क कर रहा है, प्लस स्प्रिंग भी पिस्टन के ऊपर वर्क कर रहा है, राइट? सो वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन पिस्टन अगर हम अप्लाई करते हैं
तो वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्लो प्रोसेस है। मुझे वर्क डन बाय गैस निकालना है, तो मैंने बोला दिस इंप्लाइज वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय पी नॉट। ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस डी से हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो प्रेशर पी नॉट नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो पी नॉट इंटू एरिया नीचे फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो जा रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पे, वर्क डन बाय पी नॉट माइनस पी नॉट एरिया नीचे की तरफ फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ डी है, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। ध्यान दीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला पता है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग का फॉर्मूला ही पता है। वर्क डन बाय स्प्रिंग इज माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो गया माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के डी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस हाफ के डी स्क्वायर। हालांकि एक चीज छूट गई यहाँ पे, क्या छूट गई, एक और फोर्स इस पे लग रहा है जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, अगर मैं m मास के ऑब्जेक्ट को d हाइट ऊपर लेके जाऊंगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा माइनस mg इंटू डी, दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू पी नॉट ए डी प्लस हाफ के डी स्क्वायर प्लस एम जी डी। ओके, तो वर्क डन बाय गैस भी हमारा आ गया। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। ओके भैया, तो मेरा V फाइनल हो जाएगा H प्लस डी टोटल हाइट इंटू एरिया, मेरा P फाइनल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा P फाइनल हो जाएगा P नॉट प्लस एम जी बाय एरिया प्लस के डी बाय एरिया, मतलब स्प्रिंग के फोर्स को भी तो प्रेशर बैलेंस करना पड़ेगा। तो मेरे को V फाइनल पता है, मेरे को P फाइनल पता है, ठीक है, मेरे को N पता ही है, फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया था, आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। मुझे निकालना क्या है, टेम्परेचर कितना, तो आराम से निकल जाएगा, PV इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करूंगा तो उससे। ओके बेटा, सो दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में भी कुछ खास नया नहीं है, सिर्फ इतनी चीज समझनी है कि आप पिस्टन के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जिसमें खास तौर से आपको एग्जैक्टली प्रोसेस पता नहीं हो, यहाँ पे ना तो प्रोसेस आइसोबारिक है, ना आइसोथर्मल है, ना आइसोकोरिक है, और बाद में देखोगे एडियाबैटिक भी नहीं है क्योंकि हीट सप्लाई करी गई थी, ठीक है। तो कोई भी नोन प्रोसेस नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं, आप ऐसे में पिस्टन के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके एटलीस्ट सिंपलर क्वेश्चंस को तो सॉल्व कर ही सकते हो। किसी को आपत्ति हो तो मुझे बता दीजिए, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता दीजिए। कॉपी हो गया? सर फाइनल टेम्परेचर क्या लिखा सर? ये निकाल लोगे ना, मतलब मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। अरे यार फिर बंद हो गया, आप लोगों ने कॉपी किया था, फटाफट स्क्रीनशॉट लो एकदम। कॉपी हो गया सर? कॉपी हो गया, हाँ सर। चलो ठीक है, मतलब कॉपी हो गया तो अच्छी बात है, शेयर कर देना उसको ग्रुप पे अगर किसी ने कॉपी नहीं किया अभी तक तो। ओके, क्योंकि मैं दोबारा तो सॉल्व करूंगा नहीं, काफ़ी लंबा चौड़ा था। मैंने उसमें फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट नहीं किया था, मैंने सिर्फ बता दिया था कि आपके पास P फाइनल पता है, आपको V फाइनल पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता ही था, तो आप ऑब्वियसली PV इज इक्वल टू एनआरटी का यूज़ करके फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हो। ओके बेटा, PV इज इक्वल टू एनआरटी में अगर आप देखोगे तो आपके पास 4 अननोन्स होते हैं, 4 क्वांटिटीज होती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। 3 पता थी तो चौथी ऑब्वियसली निकल जाएगी, राइट। तो चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वर्क डन इन द गिवन ग्राफ, ऑल्सो आर द करस्पॉन्डिंग टीवी कर्व एंड पीपी कर्व। देखो इस
ग्राफ के लिए मुझे वर्क डन निकालना है। सबसे पहले तो मैंने बोला ये जो रेक्टेंगुलर ग्राफ दिख रहा है, मैं इसको मैं वर्क डन का मतलब मेरे को सिर्फ एक लूप में वर्क डन निकालना है। ऐसा नहीं कि गोल गोल घूमता जाएगा, गोल गोल घूमता जाएगा, मैं वर्क डन निकालता रहूँगा, नहीं, मैं सिर्फ एक राउंड में वर्क डन निकालूंगा। ओके, तो इसको मैंने बोल दिया पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बोल दिया बी, इस पॉइंट को बोल दिया सी, इस पॉइंट को बोल दिया डी। मुझे निकालना है बेसिकली वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी टू ए इज इक्वल टू कितना, ये पूछा। बस एक कंप्लीट राउंड है, ए से बी से सी से डी और डी से ए, ये मुझे वर्क डन निकाल के बताना है। ओके बेटा, कोई दिक्कत? प्रेशर यहाँ पे पी नॉट है, यहाँ पे 2 पी नॉट है, यहाँ वी नॉट है वॉल्यूम, यहाँ पे 2 वी नॉट है वॉल्यूम। ओके भाई, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करा जाए? अब हम बोलेंगे देखो बेटा, वर्क डन इस पूरे प्रोसेस के लिए हो जाएगा दिस इज इक्वल टू वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम सी टू डी प्लस वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम डी टू ए। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सो अब बताओ ए से बी कौन सा प्रोसेस है? ए से बी कौन सा प्रोसेस है? क्या चीज कांस्टेंट है यहाँ? आइसोकोरिक। वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसलिए यहां पे कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है। बी से सी कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक। आइसोबारिक। इसका मेरे को वर्क डन का फॉर्मूला पता है, पी डेल्टा वी। यहाँ पे प्रेशर बी से सी के लिए कितना है? 2 पी नॉट है। डेल्टा वी कितना हो गया? फाइनल वॉल्यूम 2 वी नॉट माइनस इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट, तो 2 वी नॉट माइनस वी नॉट, पी डेल्टा वी। ओके, प्लस वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम सी टू डी। सी से डी कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। कोई क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है इसलिए वर्क डन 0 है। प्लस वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम डी टू ए। डी से ए तक जाने में क्या वर्क होगा? तो भैया यहाँ पे प्रेशर आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर पी नॉट है, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वी नॉट माइनस 2 वी नॉट, दैट इज इक्वल टू 4 नहीं, 2 पी नॉट वी नॉट माइनस पी नॉट वी नॉट, दैट इज इक्वल टू पी नॉट वी नॉट। ये आपका वर्क डन होगा पी नॉट इंटू वी नॉट। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका वर्क 0 है, यहां पे आपका वर्क पॉजिटिव है, यहां पे वर्क फिर से 0 है और यहां पे वर्क नेगेटिव है। जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, देखो वॉल्यूम जब इंक्रीज कर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव है, जब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो वर्क डन नेगेटिव। ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो इसका हो गया, वर्क डन इन द गिवन ग्राफ इजीली निकाल लिया। अगर आप एक और चीज ध्यान देंगे तो दिस इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये वाला एरिया पॉजिटिव क्योंकि यहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्लस ये वाला एरिया नेगेटिव क्योंकि यहां पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ये वाला वर्क कैंसिल हो गया, ये वाला वर्क आप गैस ने किया पहले तो बी से सी जाने में, और डी से आने में गैस ने ये वर्क वापस ले लिया। ठीक है, तो ये वाला एरिया तो कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ अंदर वाला एरिया। तो हमेशा ही कभी भी जब ये इस तरीके का प्रोसेस हो कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम हो जाए, इनिशियल फाइनल कंडीशन अगर सेम हो जाए, इनिशियल फाइनल स्टेट अगर सेम हो जाए, तो पीवी कर्व में वर्क डन क्या होता है? ये बीच वाला एरिया, उस लूप के अंदर वाला एरिया। इस प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, तो साइकिल के ग्राफ के अंदर वाला एरिया आपका वर्क डन होता है अगर आपने पीवी कर्व बनाया है तो। ओके बेटा, खैर बाद में और डिटेल में देखेंगे इसको, अभी के लिए बस ऐसे ही नाम लेके चलते हैं। कॉपी हो गया? रुकिए सर, नोट कर रहे हैं। ठीक है।
कॉपी हो गया वहाँ तक? अब देखो, मुझे टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाना है। तो मैंने काम किया, मैंने बोला यार सारे के सारे जो प्रेशर और वॉल्यूम्स हैं वो पी नॉट और वी नॉट के फॉर्म में ही है। तो लेट्स अज्यूम कि पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी नॉट होता है। ये टी नॉट मैंने अज्यूम कर लिया, यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा वो, राइट। तो पॉइंट ए का टेम्परेचर टी नॉट है। अब ए से बी जा रहे हैं, तो मुझे बताओ यहाँ का प्रेशर 2 पी नॉट है, तो यहाँ पर वॉल्यूम तो वी नॉट, ये तो क्या हो जाएगा 2 पी नॉट वी नॉट हो जाएगा। तो टेम्परेचर को 2 टी नॉट होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट डबल हो गया है, इसलिए टेम्परेचर को डबल होना पड़ेगा। तो टेम्परेचर डबल हो जाएगा। उसमें भी आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ए से बी का जो प्रोसेस होगा उसमें आपका टेम्परेचर घट के बढ़ के 2 टी नॉट हो जाएगा, टेम्परेचर डबल हो गया। ओके भाई, इसके बाद क्या होगा? बी से सी का प्रोसेस है। बी से सी का मतलब क्या हो गया भाई? सर बी से सी तो आपका प्रेशर कांस्टेंट है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, ध्यान दीजिएगा, पीवी इज इक्वल टू, अच्छा कोई बात नहीं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो टेम्परेचर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसको कौन सा बोलते हैं? प्रेशर कांस्टेंट को कौन सा लॉ बोलते हैं? चार्ल्स लॉ, राइट। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, इसलिए ग्राफ कैसा होगा? ओरिजिन से पास होता हुआ स्ट्रेट लाइन, कुछ ऐसा। यहां पर 2 पी नॉट और 2 वी नॉट है, तो 4 पी नॉट वी नॉट हो जाएगा, तो टेम्परेचर को 4 डी नॉट होना पड़ेगा, मतलब यहां से और डबल टेम्परेचर हो जाएगा। ओके भैया, तो डबल मतलब यहां पहुंच जाएगा ये ग्राफ। ये पॉइंट बी हो गया, ये वाला पॉइंट सी हो गया। उसके बाद सी से डी फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट है, पहुंचेंगे डी पर। डी पर प्रेशर 2 वी नॉट है, प्रेशर पी नॉट है, तो पी नॉट इंटू 2 वी नॉट इज 2 पी नॉट वी नॉट, तो प्रेशर टेम्परेचर फिर से 2 टी नॉट तक आ जाएगा। ओके, ये हो गया आपका पॉइंट डी। और डी से ये कैसे जाएगा? फिर से आपका, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रोपोर्शनल टू, मतलब ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन आएगा, डी से ये आपका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन में आएगा। अगर ग्राफ एकदम टू द स्केल बनाया जाए तो यू विल सी कि ये भी ऐसे ओरिजिन पे आके मीट करेगा, ये भी ऐसे ही ओरिजिन पे आके मीट करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेस, बी से सी और डी से ये दोनों ही प्रोसेस कैसे हैं? आइसोबारिक प्रोसेस है। समझ में आया कि नहीं आया? सर पॉइंट सी में टेम्परेचर कितना होता है? सी पर टेम्परेचर 4 टी नॉट है, और डी और बी का टेम्परेचर इक्वल है 2 टी नॉट। इधर प्रेशर, इधर टेम्परेचर, ठीक है भैया। नेक्स्ट हमें पीटी कर्व बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए का टेम्परेचर मैंने टी नॉट माना है, मैं थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतना फिर जगह नहीं बनेगा, तो काम करता हूँ, थोड़ा लेफ्ट बनाता हूँ। मैं बोला लेट से ये पॉइंट ए है, यहाँ का टेम्परेचर टी नॉट है, ये वाला प्रेशर पी नॉट है। ओके भाई। अच्छा, ये वॉल्यूम कितना था? वी नॉट था। ये वाला वॉल्यूम कितना था? 2 वी नॉट था। चलो, ए का टेम्परेचर कितना है? टी नॉट, प्रेशर कितना है? पी नॉट, मान लिया हमने। अब ए से बी जाएंगे। ए से बी क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड गे-लुसैक्स लॉ। तो ए से बी का जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक है, इसमें प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, इसलिए ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा।
और प्रेशर भी डबल हो जाएगा, वॉल्यूम टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा. इट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन. ये हो गया 2P0, ये हो गया 2T0. आफ्टर दिस क्या होगा, B से C में आपका प्रेशर क्योंकि कांस्टेंट है, B से C का ग्राफ ऐसा बनेगा. लेकिन ऐसे में टेम्परेचर कहां तक चला जाएगा, तो 4T0 तक, राइट. हमने देखा था यहाँ पे C पे टेम्परेचर कितना हो जाता है, 4T0. तो यहां तक टेम्परेचर चला गया. दिस इज योर 4T0. दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C. नाउ C से D प्रोसेस इज अगेन आइसोकोरिक. सो अगेन आपका जो प्रोसेस होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा PT कर्व पे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन. और कहां तक आएगा, टेम्परेचर 2T0 तक फिर से ग्राफ आ जाएगा. और उसके बाद टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और इस तरीके से अपना साइकिल कंप्लीट हो जाएगा. समझ में आया, हाँ या ना. दिस इज पॉइंट D. A to B, B to C, C to D and D to A. Okay. किसी को दिक्कत हो तो बता दो. अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं. ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करें एक बार थोड़ी देर के लिए. मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं उसको ट्राई करने के लिए. सर. हाँ बेटा. सर एक बार जो लास्ट ग्राफ बनाए वो वाला दिखाइए था सर. हो गया सर. नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन.
हाँ भाई, हाँ भाई, देखो आ गया मैं खिड़की से। तो देखा आप लोगों ने, ट्राई किया इस क्वेश्चन को? क्या है देखो, फिर से प्रोसेस पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को बोलता हूं मैं ए, इस पॉइंट को बोल देता हूं बी, इस पॉइंट को बोल देता हूं सी, इस पॉइंट को बोल देता हूं डी। नाउ ए से बी कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहां पे कोई वर्क डन नहीं होगा। बी से सी, ध्यान दीजिएगा यहां पे टेम्परेचर है, प्रेशर नहीं है, यहां टेम्परेचर है। थर्मल। तो बी से सी आइसोथर्मल प्रोसेस है, वॉल्यूम डबल हो रहा है, इसलिए यहां का जो वर्क डन आएगा दैट विल बी इक्वल टू, इसको W1 कह देता हूं, इसको W2 कह देता हूं, W2 विल बी इक्वल टू nRT, T कितना है 2T0 ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। V फाइनल है 2V0, V इनिशियल है V0, तो nRT ln 2V0 अपॉन V0 इज 2। ओके, C से D फिर से जो W3 आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0, एंड D से A टेम्परेचर T0 है, प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो W4 विल बी इक्वल टू nRT या nRT0 कहना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर T0 है, ln V फाइनल इज V0, V इनिशियल इज 2V0, तो V फाइनल बाय V इनिशियल इज ln हाफ, दैट इज इक्वल टू माइनस nRT ln 2। ओके, तो चारों प्रोसेस के वर्क डन आ गए, तो हम कह सकते हैं टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 दैट इज इक्वल टू nRT0 ln 2। ये आपका इस पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। समझ में आया इस कि नहीं आया? इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? बोलिए। नो सर। No, sir. चलो, नेक्स्ट हमें क्या देखना है? नेक्स्ट हमें देखना है कि भैया फिर इसका पीवी कर्व और पीटी कर्व कैसे बनेगा। देखो भैया बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं पीवी कर्व बनाना चाहूं तो मैंने बोला वाई एक्सिस पे प्रेशर, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम। ओके, ए पर टेम्परेचर T0 है, वॉल्यूम V0 है, मैं काम करता हूं P0 V0 इज इक्वल टू nR T0 कह देता हूं, तो जब टेम्परेचर T0 है, वॉल्यूम V0 है, उस वक्त का प्रेशर P0 है। ओके, यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम मेरा V0 है, तो इनिशियली पॉइंट A यहाँ पर है जहाँ का टेम्परेचर T0 था। ओके, ये मैंने एज्यूम किया है, इस तरीके से मैंने P0 को एज्यूम किया कि P0 इज इक्वल टू nR T0 अपॉन V0। ओके, उसके बाद A से B का जो प्रोसेस है वो कैसा है? ये प्रोसेस सर आइसोकोरिक है, तो प्रोसेस जाएगा तो इधर ही। सवाल ये कहां तक जाएगा? तो क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर डबल हुआ है इसलिए प्रेशर भी डबल होगा। ये हो जाएगा आपका 2P0। ओके, बहुत बढ़िया सर। नाउ बी से सी का देखेंगे। बी से सी में क्या है? आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो प्रेशर और वॉल्यूम क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, है ना। तो पॉइंट ए से बी तो ऐसा अच्छे से निकल गया, बी से सी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल आइसोथर्मल प्रोसेस बनेगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा डबल वॉल्यूम तक। तो आपका प्रोसेस इक्वेशन, प्रोसेस का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, सच दैट ये वॉल्यूम 2V0 हो गया। ठीक है, वॉल्यूम 2V0 हो गया, सॉरी हाँ बी से सी है ना, तो वॉल्यूम 2V0 हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, तो वॉल्यूम डबल हो गया तो प्रेशर आधा हो गया, मतलब कि ग्राफ थोड़ा मैंने गड़बड़ बना दिया है, ग्राफ थोड़ा सा ऐसा आएगा कि फाइनल प्रेशर P0 के बराबर हो जाए। क्योंकि प्रेशर आधा हो जाएगा जब टेम्परेचर, सब जब वॉल्यूम डबल होगा प्रेशर हाफ हो जाएगा। ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ बना, राइट। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा, कर्व है ये, मतलब पता नहीं क्यों इस पे कर्व बन नहीं रहा, वापस बनाने की कोशिश करता हूँ एक बार।
हाँ अब बढ़िया बना, राइट। ओके सर, ये हो गया मेरा पॉइंट सी। नाउ सी से डी फिर से क्या है, आइसोकोरिक है, इसमें टेम्परेचर आधा हुआ है तो ऑब्वियसली सी बात है प्रेशर भी हाफ हो जाएगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा जहां पे प्रेशर आपका पी नॉट बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद डी से ए आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ऐसे आइसोथर्म बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी कर्व है पिछली बार की तरह ही। और ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आई बात? क्या है, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल, इस तरीके का ग्राफ आएगा कुछ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है किसी को इसमें? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। हाँ, बनाने में दिक्कत हो सकती है। सिमिलरली पीटी कर्व आपका होमवर्क है, अगर आपने ट्राई किया था तब भी बढ़िया, नहीं ट्राई किया तब भी इसको अच्छे से बनाओगे खुद से। ओके, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। नेक्स्ट, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका ग्राफ बदल गया है। पीटी कर्व दे रखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन इन द गिवन साइक्लिक प्रोसेस इफ नंबर ऑफ मोल्स इन द ग्राफ इज n, ऑल्सो ड्रॉ द करेस्पॉन्डिंग पीवी कर्व एंड पीटी कर्व। ओके भैया, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं डी। ए टू बी, क्योंकि आपका पी बाई टी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो ए से बी कैसा प्रोसेस है? तो सर ए से बी आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है। ओके सर, ए से बी आइसोकोरिक है। बी से सी आपका आइसोबारिक है। सी से डी फिर से आइसोकोरिक है, और डी से ए आपका फिर से आइसोबारिक है। ओके, है ना? कोई दिक्कत? अब आपको इस प्रोसेस में वर्क डन निकालना है। तो देखो भैया, वर्क डन ए से बी में W1 बोल देता हूँ, बी से सी में W2 बोलता हूँ, सी से डी में W3 बोल देता हूँ, और डी से ए में W4 बोल देता हूँ। तो सीधी सी बात है, W1 इज इक्वल टू W3 इज इक्वल टू 0 सीधा आ जाएगा, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। नाउ W2 की बात की जाए तो दैट इज इक्वल टू P2 डेल्टा V, P2 डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T, दैट इज इक्वल टू NR T3 माइनस T2। किसी को दिक्कत? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए P डेल्टा V को मैं NR डेल्टा T लिख सकता हूं। यही चीज सिखाने के लिए एक क्वेश्चन है, कि अदरवाइज आप यही सोचते रह जाओगे कि सर चार टेम्परेचर दे रखे हैं, किसके टर्म्स में मुझे आंसर निकालना है। समझ में आई बात? नेक्स्ट है आपका W4 कैसे निकलेगा? तो सर W4 भी ऐसे निकलेगा, आइसोबारिक प्रोसेस है, दैट इज इक्वल टू P1 डेल्टा V, दैट इज इक्वल टू NR डेल्टा T इज T1 माइनस T4। Therefore total work done is equal to इन सबका sum, that is equal to NR T1 प्लस T3 माइनस T2 माइनस T4। ये आपका वर्क डन होगा, T1 प्लस T3 माइनस T3 माइनस T4। इस तरीके से आप वर्क डन निकाल पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ टेम्परेचर पता था हमें, और कुछ भी नहीं पता था, हमने वर्क डन निकाल लिया, राइट? चलो, अब हमें, सर रुकिए सर, नोट कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन बाकी है ना। अब हमें इसका करेस्पॉन्डिंग पीवी कर्व बनाना है। मैं सिर्फ पीवी बना रहा हूँ, पीटी खुद बना लेना, ठीक है? पीटी तो बना वही है।
शायद VT बोला गया होगा, PT लिख दिया है, वॉल्यूम टेम्परेचर बोलना चाह रहा होगा। जो भी ये करस्पॉन्डिंग PV कर्व बना लेते हैं। PV कर्व बना रहा हूँ, वॉल्यूम टेम्परेचर का खुद से बनाना। द प्रेशर इधर वॉल्यूम क्या है भैया, किसी पॉइंट को A बोल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स T1, T2, T3, T4 में कोई के बीच में कोई रिलेशन नहीं, इसलिए डबल ट्रिपल का कोई रिश्ता नाता है नहीं, इसलिए हम लोग भी सिर्फ इंडिकेटेड डायग्राम ही बनाएंगे। A से B आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है, B से C आइसोबारिक प्रोसेस है, C से D आइसोकोरिक है और D से A आइसोबारिक है। तो सिंपल सा ग्राफ है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। और इस ऐसे ग्राफ के करस्पॉन्डिंग हम लोग ऑलरेडी वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ बना चुके हैं, इसलिए आप आसानी से खुद से ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये वाला क्वेश्चन था ना, इसके करस्पॉन्डिंग हमने टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाया था, है ना? कॉपी हो गया? रुकिए सर। देखो आपको ये बता रहा हूँ, जो मैंने आज पढ़ाया ना, ये शायद इस चैप्टर में सबसे नेसेसरी चीज़ है आपको फिजिक्स में सीखने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, बट सबसे नेसेसरी बोलूँगा। क्यों इंपॉर्टेंट? इसलिए इंपॉर्टेंट तो है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिर्फ इतना जानने से कुछ होगा नहीं। लेकिन ये जो आज की क्लास में सीख रहे हो, अगर ये नहीं जानोगे तो बाकी भी कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट भी ऑब्वियसली, बट इससे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर ही एक तरीके से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है। और इसमें इतना बात बता देता हूँ आपको, थोड़ी मेहनत कर लोगे तो क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, क्योंकि वैरायटी कम है। पहले ही बोला था मैंने लास्ट क्लास में, फिर से बोल रहा हूँ, वैरायटी कम का मतलब ऐसा नहीं कि 5 वैरायटी है, 10 वैरायटी है, 50 वैरायटीज है, लेकिन उसके बाहर का वैरायटीज नहीं है। इसलिए इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो बाकी सारे क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। ओके, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्या कहता है? ये कहता है कि लेट से हमारे पास कोई गैस है, ये सिर्फ गैस पे वैलिड नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे वैलिड है, मैं गैस के लिए लिख रहा हूं। इस गैस को हमने कुछ हीट प्रोवाइड किया, हमने कुछ एनर्जी दी, हमने कुछ हीट प्रोवाइड किया, और तो क्या करेगा गैस? इस हीट का क्या करेगा? गैस, ये हीट एनर्जी बेसिकली आपको पता है, तो गैस इस हीट का यूज करते हुए कुछ हमारे लिए वर्क कर सकता है ना? और लेकिन होगा क्या, हीट अगर आप 100 जूल दोगे तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा 100 जूल वर्क कर देगा, ऐसा नहीं है। क्या करेगा, इसमें से कुछ टैक्स काट लेगा, कुछ एनर्जी अपने खुद के पास रख लेगा और उस एनर्जी से अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देगा। तो हीट के दो कंपोनेंट कर देगा, एक तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और दूसरा वर्क डन। तो हम कह रहे हैं हीट सप्लाइड Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स में तो हम ऐसे ही लिखते हैं, एकदम सिंपल सी बात है।
लेकिन अगर आप केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में आपका लिखा गया था कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, याद है? ऐसे ही लिखा था ना केमिस्ट्री में लॉ, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये क्या झमेला है? क्योंकि ये आपके फिजिक्स का डायग्राम है, यहां से एकदम क्लियर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। केमिस्ट्री का डायग्राम कैसा बनता है? केमिस्ट्री का डायग्राम बनता है कि देखो, अपने पास गैस है, गैस को हमने हीट सप्लाई की, गैस को हम ही ने गैस के ऊपर वर्क किया, वर्क भी हमने ही सप्लाई किया, तो इन दोनों को लेकर वो डेल्टा यू अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा। समझ में आई बात? बेसिकली साइन कन्वेंशन का अंतर है और कुछ नहीं। जब गैस वर्क करता है तो ये वाला W जो है, दिस इज वर्क डन बाय गैस, एंड ये वाला W क्या है? दिस इज वर्क डन ऑन दी गैस। ये फर्क है। अगर गैस ने वर्क करा है तो ये वाला W पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला W नेगेटिव। मान लो गैस ने 50 जूल का वर्क किया, तो यहां पे तो आप 50 जूल रखोगे, लेकिन यहां पे क्या रखोगे? -50 जूल। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? -50 जूल इधर आके डेल्टा यू प्लस 50 जूल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? Yes, sir. और कोई अंतर नहीं है दोनों में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन में, बस इतना ही अंतर है। कुछ ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ अलग चीज पढ़ा रहे थे, मैं कुछ अलग चीज पढ़ा रहा हूं, आपको एग्जाम में जाकर कंफ्यूजन हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस इतनी सीधी सी बात है। अगर फिजिक्स में सिर्फ वर्क डन लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि वर्क डन बाय द गैस कितना है, और केमिस्ट्री में अगर सिर्फ वर्क डन लिखा हुआ, वर्क डन ऑन द गैस या बाय द गैस मेंशन नहीं है, तो इट मीन्स कि वर्क डन ऑन द गैस कितना है। सिर्फ इतनी सी बात है और कोई फर्क नहीं है। 10 बार बताया जा चुका है आपको ये चीज, मैंने ही बताई है, मेरे को पता है केमिस्ट्री में बताई गई है। इनफैक्ट जब आपको सर बता रहे थे तो मैं सुन रहा था, मैं बगल में ही बैठा था। ठीक है, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि सर ने आपको क्या क्या बताया है, मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके। Yes. चलो, यहां तक एकदम क्लियर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां Yes, पे sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी के भी दिमाग में कि सर मेरे से तो गलती हो जाती है अभी भी इसको साइन कन्वेंशन में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा साइन कन्वेंशन, ऐसा तो कोई नहीं है ना भाई? नो सर। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वहां गैस होना जरूरी नहीं है, गैस की जगह कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो सकता है। गैस से आपको समझाया जा रहा है, बट उसकी जगह कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा तो यही होगा। दिस इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हीट सप्लाई करा, उससे वर्क किया और कुछ अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली, है ना? यहाँ पे प्रेशर ही मेंशन करना चाहिए, क्योंकि आपके गैस का वॉल्यूम प्रेशर के ऊपर बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम स्टीम एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस। ये 1 बार मेंशन नहीं था, मेंशन करना चाहिए। नहीं मेंशन है तो आपको मानना पड़ेगा। देखो क्या करेंगे हम इसमें,
ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया है कि आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पे कुछ पानी है, ठीक है, कितना पानी है, 1 ग्राम वाटर है, तो इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है आपका 1 cc। आपने इसको कुछ हीट सप्लाई किया, कितना हीट सप्लाई किया, तो सर हीट हमने सप्लाई किया है, कहाँ गया, कहीं लिखा नहीं क्या, हाँ, 540 कैलोरीज, क्योंकि सिर्फ 1 ग्राम ही है तो 540 कैलोरी पर ग्राम है, तो 540 कैलोरीज का हमने हीट सप्लाई किया है। Q इज इक्वल टू m इंटू एल, मास 1 ग्राम, लेटेंट हीट 540 कैलोरी पर ग्राम, Q सप्लाई किया इतना, तो क्या बना इससे, इससे आपका स्टीम बन गया, ठीक है, स्टीम का वॉल्यूम हो गया V फाइनल इज इक्वल टू 1681 cc। ऑब्वियसली सराउंडिंग प्रेशर P नॉट नहीं है, P ATM नहीं है, 1 बार है, सराउंडिंग का प्रेशर P कितना है, 1 बार, प्रेशर P कितना है, 1 बार। 1 बार का मतलब क्या होता है, तो सर 1 बार का मतलब होता है आपका 10 टू पावर 5 पास्कल। ओके भाई, ठीक है, तो हमें बताना है कि बताओ इस केस में इस पानी से स्टीम में कन्वर्ट होने के प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू कितना है, ये मुझे बताइए। हम क्या बोलेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, Q जो भी हम सप्लाई करेंगे उससे इस पानी ने क्या किया, इस पानी ने अपनी इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू बढ़ाई प्लस कुछ वर्क किया। नाउ वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन इस गैस बोल रहा हूँ, वर्क डन इस पानी ने जब स्टीम में कन्वर्ट हो तो वर्क डन किस पे किया, इसने एटमॉस्फेयर को पुश किया। कितना पुश किया, तो पहले ये सिर्फ 1 cc का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था, 1 cc का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था, फाइनली इसने 1681 cc का वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, तो आपका जो W होगा दैट इज इक्वल टू प्रेशर P इंटू डेल्टा V दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 पास्कल इंटू डेल्टा V इज 1681 cc माइनस 1 cc, 1681 माइनस 1 cc that is equal to 10 to power 5 into 1680 into क्यूबिक सेंटीमीटर, कितना मीटर क्यूब होगा, 10 to power minus 6 मीटर क्यूब है, तो इतना जूल वर्क किया है हमारे गैस में या हमारे पानी में, दैट इज इक्वल टू आपका 168 जूल का वर्क हुआ है। लेकिन हमें Q दे रखा है कैलोरी में, तो हम एक काम करते हैं, इस वर्क डन को भी कैलोरी में निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 168 अपॉन कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको जूल्स कांस्टेंट दे रखा है 4.2 जूल पर कैलोरी, तो 168 अपॉन 4.2 दैट इज इक्वल टू 40 कैलोरी का वर्क किया। तो 540 कैलोरी हमने हीट सप्लाई किया, 540 कैलोरी Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, डेल्टा U हमें निकालना था प्लस W कितना है 40, दिस मीन्स डेल्टा U इज इक्वल टू 500 कैलोरीज, ये आपका आंसर है। समझ में आई बात? मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो गई है स्टीम को पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने में, मोस्ट ऑफ द एनर्जी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में ही गई है। आप समझिए, जब मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में थे तो उनके बीच में डिस्टेंसेस काफ़ी छोटे थे, और जब वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हुए तो डिस्टेंसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। इस केस में क्योंकि ये आइडियल गैस तो है नहीं, पानी है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी अच्छा खासा इंटरेक्शन है। हाइड्रोजन के केस में, सॉरी वाटर के केस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। उस इंटरेक्शन फोर्स के अगेंस्ट हमने उनको दूर दूर किया है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुई है, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, काफ़ी ड्रास्टिकली इंक्रीज होती है। इसलिए इंटरनल एनर्जी में चेंज काफ़ी सिग्निफिकेंट है। 500 कैलोरीज का तो सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज है, सिर्फ 40 कैलोरीज का इसने वर्क किया है। किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है कि सर और कुछ, मतलब कुछ किसी को दिक्कत हो पूछ सकता है कि कोई स्टेप में कोई कहीं कंफ्यूजन है।
डन। यस सर। खुद से हुआ था ये क्वेश्चन कि नहीं हुआ था? किसी ने आंसर तो नहीं दिया था तो नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 moles of monatomic gas at 300 Kelvin are kept in non-conducting container enclosed by a piston. ठीक है भैया। The gas is now compressed to increase the temperature from 300 Kelvin to 400 Kelvin. Okay. Find work done by the gas. देखो भाई क्या बोला है, हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग कंटेनर है, डबल वॉल बना रहा हूं नॉन कंडक्टिंग रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसके अंदर आपके 2 मोल्स रखे हुए हैं मोनोटोमिक गैस के। मोनोटोमिक गैस का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3 है। ओके। एट टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। ठीक है भैया। इनक्लोज बाय अ पिस्टन। पिस्टन तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो इनक्लोज कैसे करोगे? तो लो भैया, हमने पिस्टन से इसको इनक्लोज भी कर दिया। गैस इज नाउ कंप्रेस्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 केल्विन। हमने क्या किया? इसके ऊपर कुछ वर्क किया है जिससे इसका टेम्परेचर 300 केल्विन से बढ़ के 400 केल्विन तक चला गया है। नाउ क्योंकि यहां पर हमने कोई भी हीट सप्लाई नहीं करी है, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग कंटेनर है, हमने कोई भी हीट सप्लाई नहीं करी है, हम सबसे पहले लिख सकते हैं कि Q कितना है? 0 है। Q कितना है? 0 है। तो क्योंकि हमें मालूम है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है, तो दिस मीन्स दैट W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U हो जाएगा एज Q इज 0। राइट। सो अच्छा, ये वर्क हमने किया था, ये W मैंने गलत लिखा हुआ है, ये वर्क डन बाय द गैस नहीं था, इसलिए कंफ्यूजन ना, इसलिए मैंने उसको मिटा दिया। हमने इसको फोर्स लगा के कंप्रेस किया, मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैंने फोर्स लगा के इसको कंप्रेस किया। तो वर्क डन बाय गैस कितना हो जाएगा? माइनस डेल्टा यू, दैट इज इक्वल टू माइनस, अच्छा डेल्टा यू कैसे निकलता है? एफ आर टी फाइनल बाय 2 माइनस एफ आर टी इनिशियल बाय 2, यही होगा ना? दैट इज इक्वल टू माइनस एफ आर बाय 2 इंटू डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है इंटू आर 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन है बाय 2, अच्छा एन तो रहेगा ना, इंटू डेल्टा टी कितना है? 300 केल्विन से 400 केल्विन चला गया, मतलब कि 100 केल्विन हो गया। और एन कितना है? 2 है, तो 2 कैंसिल भी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 2500 जूल। आंसर। वर्क डन बाय द गैस कितना है? निगेटिव है। वर्क डन ऑन द गैस प्लस 2500 जूल होता है, बट वर्क डन बाय द गैस कितना है? माइनस 2500 जूल। समझ में आई बात? क्योंकि वर्क डन नेगेटिव है इसलिए तो डेल्टा यू पॉजिटिव है, इसलिए तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, क्योंकि अलग से तो हीट सप्लाई की नहीं है ना बेटा। तो देखिए यहां पे इंटरेस्टिंगली क्या हुआ है, बिना हीट सप्लाई किए ही, बिना हीट के ही टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। सबको समझ में आया कि नहीं आया?
ना तो हमें कुछ ये पता था कि प्रोसेस कौन सा है, ना कुछ पता था, सिर्फ हमें फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर के बीच प्रोसेस पता था हमें। ऐसे तो ये कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी हीट सप्लाई नहीं की गई है। ऑल्दो एडियाबैटिक प्रोसेस आपने पढ़ा नहीं है, तो हमने उस नॉलेज का कोई यूज़ नहीं किया कि प्रोसेस एडियाबैटिक है, एक्सेप्ट फॉर कि इस इक्वेशन में Q इक्वल टू 0 डाला, राइट। सर हाँ बेटा, सर 25/3 की जगह 8.314 भी लिख सकता है ना? बेटा अगर 8.314 लिखोगे तो आंसर इतना अच्छा नहीं आएगा, और इसीलिए क्वेश्चन में 25/3 दे रखा है। अब ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में 25/3 दे रखा है तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते, जो सिर्फ 25/3 ही लिख सकते हो। समझ में आई बात? ओके सर। इस चीज को नियम बना लो। आपको याद है जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्वेश्चन में बोल दिया कि जी की वैल्यू मेरी 224 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आप क्या यूज करोगे? सर सेकंड वाला। आप इसी को यूज करोगे। समझ में आई बात? आपको क्या याद है, ये इररिलेवेंट हो जाता है अगर क्वेश्चन में डेटा दे दिया गया है तो। ओके, समझ में आई बात? अगर पाई की वैल्यू 3.14 की बजाय उसने 6.87 बोल दी तो 6.87 यूज करनी है, कहानी खत्म। समझ में आई बात? आगे बढ़े। हाँ सर। तो हमारा अगला टॉपिक है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें कोई भी हीट सिस्टम को सप्लाई ना की जाए। इसमें आपका Q 0 होता है। समझ में आई बात? हीट सप्लाइड कितना होता है? 0। नाउ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि सर क्या बोलते हैं, आपका Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W इक्वेशन में, क्योंकि Q 0 हो गया है, हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, दैट इज इक्वल टू माइनस NFR डेल्टा T बाय 2। ओके, कोई दिक्कत है इसमें? इसमें क्या हो रहा है, या तो गैस अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज करके वर्क कर रहा है, या जब हम गैस को के ऊपर वर्क कर रहे हैं, गैस नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो उससे उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब उससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है। जैसा कि हमने पिछले केस में देखा था, बिना हीट सप्लाई किए ही गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई थी, है ना बेटा? आसान है ना एडियाबैटिक प्रोसेस अभी तक तो, कम से कम। क्या? चलो, अब ये सबसे बेसिक चीज हो गया। हम इसका यूज करते हुए और भी बहुत सारी चीजें एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में धीरे धीरे देखेंगे, बट सबसे पहली चीज जो आपको दिखा रहा हूं वो है एडियाबैटिक प्रोसेस की प्रोसेस इक्वेशन। प्रोसेस इक्वेशन क्या होती है कि PV टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब कि इसके किसी भी दो पॉइंट को आप कंसिडर कर लोगे इस प्रोसेस में, P1 V1 और P2 V2, तो मतलब हो जाएगा कि P1 V1 टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू पावर गामा। बट पॉइंट ये कि गामा क्या है, तो मैंने अभी तक आप लोगों को गामा पढ़ाया नहीं। गामा क्या होता है सर? गामा होता है CP बाय CV। CP CV क्या होता है मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है। समझ में आई बात? कोई बात नहीं, मैं इसको यहां पर ये लिख दे रहा हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस 2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी के लिए इससे काम चल जाएगा। दिस इज ऑब्वियसली ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना? क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। CP और CV मैंने डिफाइन नहीं किया। CP बाय CV की वैल्यू F प्लस 2 अपॉन F होती है, ये बता दिया। 1 प्लस 2 बाय F होती है, ये बता दिया। ओके,
ये मत सोच लेना कि CpF+2 होता है और CvF होता है, हालांकि आप सब पढ़े लिखे बच्चे हो, क्लास केमिस्ट्री में सब लोगों ने पढ़ा है इसको, बट फिर भी मैंने बस यहाँ पे एक बार मेंशन कर दिया है कि गामा जो है हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। किसी को दिक्कत हो तो मुझे बता दो। कॉपीड? चलो तो अब बात करते हैं स्लोप ऑफ पीवी कर्व फॉर एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। पीवी कर्व का स्लोप एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग देखना चाहते हैं। देखो भैया, एडियाबैटिक बाद में देखेंगे, पहले सॉल्व करेंगे आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, इसका मतलब PdV प्लस VdP इज इक्वल टू 0 होगा। मैंने LHS RHS दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसका मतलब कि dP बाय dV इज इक्वल टू माइनस P बाय V, है ना। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो माइनस V dP बाय dV, जिसको हम बल्क मॉडुलस कहते हैं, दिस इज इक्वल टू प्रेशर। ये आपको अलग से ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना है चीज का कि आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस कितना होता है, प्रेशर P के बराबर होता है। वैसे अभी ध्यान नहीं रखोगे तो अगले चैप्टर में अपने आप याद हो जाएगा, जब हम साउंड पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा ये, ठीक है। तो dP बाई dV कितना होता है, माइनस P बाई V, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप हो गया, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या देखेंगे, तो सर एडियाबैटिक प्रोसेस में तो PV टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ओके। इसका मतलब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन गामा V टू पावर गामा माइनस 1 dV प्लस सेकंड फंक्शन V टू पावर गामा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dP इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहाँ पे आ जाएगा माइनस dP बाय या dP बाय dV इज इक्वल टू, अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट इट टू बी एज माइनस गामा P बाय V। तो आपने क्या देखा यहां पे कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो dP बाय dV है और आइसोथर्मल प्रोसेस में जो dP बाय dV है उसमें एक सिंपल सा रिलेशन। एडियाबैटिक प्रोसेस में dP बाय dV आइसोथर्मल के मुकाबले गामा टाइम्स है, नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव में ज्यादा है। स्लोप नेगेटिव होगा पर नेगेटिव में ज्यादा होगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का स्लोप, ओके। समझ में आई बात। तो मॉडुलस ऑफ dP बाय dV जब Q 0 होता है, इट इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ dP बाय dV व्हेन आपका डेल्टा T 0 हो, उसके लिए एडियाबैटिक प्रोसेस का dP बाय dV का स्लोप, अच्छा dP बाय dV का मैग्नीट्यूड मतलब स्लोप का मैग्नीट्यूड आपके आइसोथर्मल प्रोसेस के स्लोप के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है, मतलब निगेटिव में ज्यादा होता है। समझ में आई बात। एट सेम प्रेशर एंड वॉल्यूम, मतलब एट सेम स्टेट में, ओके बेटा। तो इसके बेसिस पे इसको कॉपी कर लो फटाफट, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एडियाबैटिक का मतलब सिंपल सा है, Q इज इक्वल टू 0। आइसोथर्मल का मतलब सिंपल सा है, डेल्टा T इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात। सर हाँ सर वो आइसोथर्मल के लास्ट में जो लिखे हैं सर माइनस V dP बाई dV इक्वल टू B है सर। हाँ, वो बल्क मॉडुलस होता है ना बेटा, बल्क मॉडुलस की ओके सर। डेफिनेशन है ना, बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है, माइनस V dP बाई dV होती है ना, भूल गए।
ये बस मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करा दिया क्योंकि बाद में दोबारा यूज़ करूँगा मैं इसका। इस चैप्टर में तो उतना ज़्यादा यूज़ शायद है, वैसे थोड़ा बहुत यूज़ में। इनफैक्ट आप लोगों का जब रियल गैस आप पढ़ते हो ना, केमिस्ट्री में खासतौर से यूज़ होता है जब आप रियल गैस पढ़ते हो तो। बल्क कंप्रेसिबिलिटी याद है? Yes, sir. कंप्रेसिबिलिटी क्या था? 1 बाय बल्क मॉडुलस था। कंप्रेसिबिलिटी जेड याद है? जेड हाँ सर। ठीक है। अपन को यहाँ पे तो रियल गैस पढ़ना नहीं है फिजिक्स में, तो कोई दिक्कत वाली बात अपने को है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। The two process in each of the following graphs are isothermal and adiabatic. Find which is adiabatic. मतलब इन तीनों में ये दो लाइनें बना रखी है ना, तीनों ग्राफ में दो दो लाइनें बना रखी हैं, उनमें से एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। आपको बताना है कि कौन सा एडियाबैटिक है। ऑब्वियसली दूसरा वाला आइसोथर्मल हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट प्रोसेस में बताइए। देखो बिना एरो के तो प्रोसेस होता ही नहीं है। फर्स्ट प्रोसेस में बताइए तो फर्स्ट ग्राफ में बताइए तो नीचे वाला ग्राफ एडियाबैटिक है कि ऊपर वाला? तो देखो एट सेम प्रेशर एंड वॉल्यूम, जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पर ये नीचे वाले का स्लोप निगेटिव में ज्यादा है, इस पे बैठोगे तो तेजी से फिसलोगे, इसलिए ये आपका एडियाबैटिक है। ठीक है। इस सेकंड वाले में इसमें कौन सा एडियाबैटिक होगा बताइए तो? नीचे वाला। नहीं, यहां देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां पर देखिए ऊपर वाले का स्लोप ज्यादा है नीचे की तरफ, तो ये ऊपर वाला एडियाबैटिक है। ओके, अब ये ऐसे देखो किस पे बैठोगे तो तेज फिसलोगे। रिपस पट्टी है, मतलब फिसलन पट्टी है, खेले हो ना बचपन में फिसलन पट्टी में, कौन सी फिसलन पट्टी पे तेज फिसलोगे? पीवी कर्व में, वो आपका क्या हो जाएगा? एडियाबैटिक हो जाएगा। यहां बताइए तो कौन एडियाबैटिक होगा? जल्दी बोलो, थर्ड वाले में कौन एडियाबैटिक होगा? देखो थर्ड वाले में देख के लेगा सर, इस नीचे वाले में फिसलेंगे तो तेजी से फिसलेंगे, बट बेटा यहाँ पे वीपी है, पीवी नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो स्लोप दिखा रहा है ना, वो अपन को चाहिए था डीपी बाई डीवी, और आप कंपेयर कर रहे हो डीवी बाई डीपी, तो ऑब्वियसली उल्टा रिजल्ट आएगा ना। तो यहाँ पर नीचे वाला एडियाबैटिक नहीं है, ऊपर वाला एडियाबैटिक है। नोट करना है यहाँ पे, इधर वॉल्यूम है इधर प्रेशर है, इसलिए ऐसा हो गया। ओके बेटा। जिसका स्लोप ज्यादा होता है पीवी कर्व में, वीपी कर्व में नहीं, जिसका पीवी कर्व में स्लोप ज्यादा होता है मैग्नीट्यूड में, वो आपका एडियाबैटिक होगा। अगर आपके पास दो ग्राफ दे रखे हैं, एक एडियाबैटिक है एक आइसोथर्मल है, मेंशन है तो। ओके बेटा।